हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अपने इस प्रोग्राम में जिसमें हम लोग 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, आज हम लोग 221 नंबर प्रश्न से लेकर 240 नंबर तक के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने 220 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लिया है, तो आगे हम लोग देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न 221 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, किसने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए कह रहा है बैरो ने, ऑप्शन बी कह रहा है रोसेन ने, ऑप्शन सी कह रहा है कास्त्री ने और ऑप्शन डी कह रहा है बेटिस ने। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है जिसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग रोसेन ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने किया था। अब एक चीज ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा घूम के भी आ सकता है और क्वेश्चन कह सकता है कि जैविक विविधता, मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि जैविक विविधता, ठीक है, विविधता, अगर मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो जो जैविक विविधता शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो ध्यान देंगे कि जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रेमंड एफ डेसमैन ने किया था। ठीक है, तो यहां पे आप लोग ध्यान देंगे। तो ये एक अनदर फैक्ट आपको मिल गया क्वेश्चन से हटके। तो क्वेश्चन में अगर बायोडायवर्सिटी शब्द आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा रोसेन, लेकिन अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आएगा तो ध्यान देंगे इसका आंसर हो जाएगा डेसमैन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह चीज समझ में आई। अब हम लोग आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ध्यान देंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है। ठीक है, 2011 से 20 का दशक किसे निर्दिष्ट किया है? तो हमको पता है ये 10 साल के जो बीच का टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग दशक कहते हैं, दशक। ठीक है, और इस टाइम पीरियड के बीच का जो टाइम है इसको यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है कि जैव विविधता दशक घोषित किया है। जलवायु विविधता नहीं, जैव विविधता दशक घोषित किया है। तो इसका आंसर नंबर 20 सही है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, आंसर नंबर 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग आए और 2 to 3 क्वेश्चन, यानी 223 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है आपको बताना है। ध्यान देंगे दोस्तों, ऑप्शन में कह रहा है कि पुडुचेरी में, बी कह रहा है अहमदाबाद में, सी कह रहा है जामनगर में, डी कह रहा है मुंबई में। आप बताइए हमको कि इन चारों ऑप्शन में वो कौन सा शहर है जहां पे नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इसका सही आंसर है जामनगर में, इसका सही आंसर है जामनगर में। क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा भी पूछता है कि भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, इसका भी आंसर क्या होगा? जामनगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 224 नंबर क्वेश्चन पे। तो 224 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, शांत घाटी में, सुरमा घाटी में, कश्मीर में और फूलों की घाटी में। ध्यान देंगे दोस्तों, बेसिकली एक चीज ध्यान देना आपको, जो ठीक है ये देखेंगे, सपोज कि ये अर्थ है और ये आपका हो गया भूमध्य रेखा। ठीक है, ये आपका हो गया भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द का जो एरिया होता है, ध्यान देंगे, यही बेसिकली क्या होता है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होता है। लेकिन आंसर में यहां से आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, आंसर में हम लोग देखते हैं कैसे मिलेगा। देखिए भारत में क्या है, अगर ये इंडिया हो गया, ठीक है, तो शांत घाटी क्या है कि केरल में स्थित है, ये आपका केरल हो गया, शांत घाटी इसी केरल में स्थित है। अब क्या होता है कि केरल में जो वर्षा है, केरल में के शांत घाटी में जो वर्षा है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं पूरे साउथ में एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सर्वाधिक वर्षा क्या होती है कि केरल के शांत घाटी में होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यही सारी कंडीशन किसके हैं? जैव विविधता के। तो यानी केरल की शांत घाटी जो है जैव विविधता के सारे कंडीशन को फॉलो करती है। यही रीजन है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र क्या हो गया? केरल का शांत घाटी।
ठीक है। अच्छा, केरल के शांत घाटी की जगह पे अगर कल को यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, तो ध्यान देंगे चूंकि केरल का शांत घाटी कहाँ पे स्थित है, पश्चिमी घाट में स्थित है, तो अगर इसके जगह पे पश्चिमी घाट रख के भी क्वेश्चन आता है तो इसका सही आंसर पश्चिमी घाट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं इसलिए समझा दिया हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही है, ठीक है, क्वेश्चन यही है, बस क्या कि ऑप्शन बदल दिया है। तो इस क्वेश्चन को देने का पर्पज ये था मेरे कि अगर शांत घाटी की जगह पे पश्चिमी घाट आ जाता है तो भी आप लोग ध्यान देंगे दोनों बात एक है, ठीक है, दोनों बातें क्या है, एक ही है। तो देखेंगे सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ हो गया, पश्चिमी घाट में स्थित हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि 226 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। ऑप्शन में है हिमालय, ऑप्शन ए कह रहा है हिमालय, ऑप्शन बी कह रहा है कि उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन सी कह रहा है पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी कह रहा है विंध्य। ध्यान देंगे दोस्तों, जो यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं। उन चारों हॉटस्पॉट एरिया का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है हिमालयी क्षेत्र, तो ऑप्शन में देखिए हिमालय लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन ए तो सही है, ठीक है, और यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है यानी ए तो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है कि पश्चिमी एवं पूर्वी घाट, सेकेंड कह रहा है पश्चिमी एवं पूर्वी घाट भी क्या है कि हॉटस्पॉट एरिया है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाट भी क्या है, हॉटस्पॉट एरिया है। आगे हम लोग देखते हैं, यानी देखेंगे तो पश्चिमी घाट यहाँ पे लिखा हुआ है तो ऑप्शन यानी पश्चिमी घाट भी नहीं होगा, यानी ए और सी नहीं होगा। अब आते हैं उत्तर पूर्वी भारत को देखते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए लिखा है कि इंडो बर्मा रीजन, जिसमें पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक का हिस्सा आता है। तो बेसिकली इसमें कुछ हिस्सा क्या होता है कि पूर्वी भारत का भी आ जाता है। ध्यान देंगे कुछ हिस्सा इसमें क्या होता है कि पूर्वी भारत का भी आ जाता है। अब इस चीज को ध्यान देना है, चूंकि ध्यान देंगे कि इंडो बर्मा रीजन में बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा पूर्वी भारत, क्योंकि देखेंगे पूर्वी बांग्लादेश देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कहना कि अपना पूर्वी भारत वाला एरिया आ जाता है। तो जो ये उत्तर पूर्वी भारत लिख रहा है, सॉरी पूर्वी भारत बोल रहे हैं हम, नॉर्थ ईस्ट वाला, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया आ जाता है। तो देखिए उत्तर पूर्वी भारत भी यानी हॉटस्पॉट स्थल में लोग शामिल कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि इंडो बर्मा रीजन है। नेक्स्ट चौथा देखेंगे तो कह रहा है कि सुंदरवन क्षेत्र जो है, चौथा कह रहा है कि जो सुंदरवन क्षेत्र है उसको बता रहा है कि ये सर्वाधिक हॉटस्पॉट है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में देखेंगे तो विंध्य एरिया लिखा है, यानी विंध्य एरिया क्या है, हॉटस्पॉट एरिया में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये 226 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। 226 नंबर क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को मान के चलिए आप लोग, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसलिए 226 नंबर आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग हमको जरूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 227 नंबर क्वेश्चन। 227 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता के नाश का कारण है। नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन जैव विविधता के नाश का कारण है, आपको बताना है कौन सा जैव विविधता के नाश का कारण है। आइए हम लोग आंसर को देखते हैं। आंसर देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि ऑप्शन ए जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी। ऑप्शन ए कह रहा है कि जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सपोज ये किसी जीव का प्राकृतिक आवास है, अब यहाँ पे क्या है कि ये प्राकृतिक आवास क्या हो रहा है, नष्ट हो जा रहे हैं। प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट में ही किसी जीव का उद्भव होता है, हैबिटेट में ही किसी जीव का क्या होता है कि हम लोग कह सकते हैं कि उद्भव होता है। अब जब उनके उद्भव का एरिया ही नहीं रहेगा, उद्भव का क्षेत्र ही नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है जैव विविधता क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय कर जाएगी। तो ऑप्शन ए यानी सही है। बी ऑप्शन को देखते हैं, कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण। ध्यान देंगे पर्यावरणीय प्रदूषण ही क्या है, पर्यावरणीय प्रदूषण ही इनडायरेक्टली देखेंगे तो प्राकृतिक आवास के क्षति का कारण भी है, ठीक है। पर्यावरणीय प्रदूषण भी क्या है, प्राकृतिक आवास की क्षति का कारण है। निर्वनीकरण भी प्राकृतिक आवास की क्षति का कारण है, लेकिन पर्यावरणीय प्रदूषण भी है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे, यानी स्टेटमेंट नंबर बी भी सही है। तीसरा आएंगे वनों का नाश, अभी जस्ट मैंने बी को सी से कनेक्ट करके समझाई दिया। इसका मतलब ए बी सी तीनों क्या है, जैव विविधता के नाश के कारण है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी से हो गया, ऑप्शन नंबर डी से हो गया। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि यूपीएससी हिंदी ने यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज की जो फीस है हमारी, हम लोग नियर अबाउट कह सकते हैं कि सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज जो है यूपीएससी हिंदी ने स्टार्ट किया है, क्योंकि देखेंगे कि नंबर ऑफ 35 टेस्ट इसमें कुल, जिसमें हम लोग देखें तो 10 फुल टेस्ट हैं, इसके साथ साथ पूरे 1 साल के करंट अफेयर हैं और पार्ट टेस्ट मौजूद है। जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनमें 2-2
पार्ट टेस्ट है, यानी हम लोग कह सकते हैं पॉलिटी का 2 पार्ट टेस्ट है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का 2 पार्ट टेस्ट है। तो इस तरह से कोशिश की गई है कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करा के एग्जाम के नज़दीक आपको लेके जाने का प्रयास किया गया है। तो जो दोस्त हमारे इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं वो हमको 9711 ध्यान देंगे 43850, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और यही हम लोग का टेलीग्राम नंबर है। आप लोग हमको इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे हमसे टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए संपर्क हम लोग से कर सकते हैं। एक दोस्तों ध्यान देंगे, आप लोग में से कई लोग की शिकायत क्या है कि 94 ये जो 97 वाला नंबर है ये नंबर पिक नहीं हो रहा है। तो अगर ये नंबर उठे ना तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोग एक दूसरा नंबर भी आप लोग उसको ट्राई कर लीजिएगा 8840, ध्यान देंगे 8840751912, ठीक है। ये नंबर देख लेंगे 8840751912। ये 2 नंबर यूपीएससी हिंदी के नंबर है। आप लोग पहले प्रयास किया करिए कि व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज करने की, आपको प्रॉपर जवाब दे दिया जाएगा। अगर किसी को इससे ज़्यादा क्वेरी चाहिए या शेड्यूल चाहिए तो हम लोग को टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर दीजिए, इस टेस्ट पेपर का आप लोग को शेड्यूल भेज दिया जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, और अगला है क्वेश्चन हम लोग का 228 यानी 228 नंबर क्वेश्चन, 228 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 228 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं, अर्थात जैव विविधता ह्रास के कारण आपसे जानना चाह रहा है। नीचे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी 4 कारण दिए हुए हैं। आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और उस आधार पे आपको दिए गए कूटों का चयन करना है। आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे तो पहला कह रहा है कि भूमंडलीय तापन, पहला क्या कह रहा है, भूमंडलीय तापन। तो ध्यान देना है, क्योंकि भूमंडलीय तापन क्या होता है, भूमंडलीय तापन से क्या होता है कि जो जलवायु परिवर्तन है वो होता है, यानी क्लाइमेट चेंज होता है। और क्लाइमेट चेंज क्या है कि जैव विविधता के लिए संकट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होगा तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो नदियों का फ्लो है, नदियों के फ्लो में बहुत तीव्र वृद्धि हो जाएगी और इससे क्या होगा कि जैव विविधता ह्रास हो जाएगा या नदियों में सूखा पड़ जाएगा, एरिया में सूखा पड़ेगा और इससे भी जैव विविधता का क्या होगा, ह्रास हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आइए हम लोग सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है प्राकृतिक विकास का, प्राकृतिक वास का विखंडन। तो जस्ट अभी ऊपर ही हम लोग पढ़े हैं प्राकृतिक आवास की कमी, तो यानी सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। अभी जस्ट हम लोग प्राकृतिक आवास के बारे में ऊपर पढ़े हुए हैं, तो यानी प्राकृतिक आवास में हम लोग को समझने की कोशिश नहीं करना है। बहुत बेहतरीन, अभी जस्ट हम लोग प्राकृतिक आवास के बारे में ऊपर समझे हैं। अगला कह रहा है कि विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। ध्यान देंगे दोस्तों, ये विदेशी जब से गए हैं, अपने तो गए चले गए, लेकिन कई सारी विदेशी प्रजातियां छोड़ गए। अब ये विदेशी प्रजातियां क्या करती हैं कि हमारी जो देसी प्रजातियां, जैसे जलकुंभी को ले लीजिए, जलकुंभी हमारी विदेशी प्रजाति है, ठीक है। अब क्या करती हैं कि जो विदेशी प्रजातियां हैं ये हमारी देसी प्रजातियों पे अटैक करती हैं और जो उनका हैबिटेट है उनको छिका लेती हैं, यानी उनका घर छिका लेती हैं। अब भैया जब हमारी देसी प्रजातियों का तुम घर छिका लोगे तो हमारा क्या होगा कि हमारी देसी प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी। इससे क्या होगा कि जैव विविधता के लिए संकट आ जाएगा, ठीक है। तो यानी तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो आप तीन स्टेटमेंट देखिए। अगर आपको मान लीजिए 1, 2, 3 स्टेटमेंट में कोई ऐसा स्टेटमेंट लगता कि भैया अपने को नहीं आ रहा है, चौथे स्टेटमेंट को तो आप फोकस करेंगे, भैया शाकाहार को अगर प्रोत्साहन दोगे, ध्यान दीजिएगा, शाकाहार के प्रोत्साहन देने से जैव विविधता पे संकट नहीं आएगा। ध्यान देंगे, मांसाहार को प्रोत्साहन मिलने से क्या होता है कि जैव विविधता को संकट आता है। क्यों? क्योंकि जब आप मांसाहार को प्रोत्साहन देंगे तो जो जीव हैं, खासतौर पे जो हम लोग देखेंगे जो जंगली जीव हैं, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि उनके जो शिकार की घटनाएं उनमें वृद्धि हो जाती हैं। इसी के लिए सिटीज़ किस लिए बनाए, ठीक है, तो सिटीज़ शाकाहार को प्रमोट करने के, मतलब सॉरी, शाकाहार की जो स्टूडेंट बनाए। सिटीज़ क्या है बेसिकली कि जो जंगली, ठीक है, जो जंगली जीव हैं इनकी जो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, बेसिकली इनका जो अवैध व्यापार किया जा रहा है ईटीसी वगैरह के कारण, इसलिए बना हुआ है। सिटीज़ में लोग चर्चा नहीं करेंगे। बेसिकली मेरे समझाने का मतलब ये था कि अब व्यापार, अवैध व्यापार क्यों किया जा रहा है। हो सकता हो कि विदेशों में इसकी डिमांड ज़्यादा हो, विदेशों में डिमांड कई रीजन से हो सकता है, मेडिसिन के लिए हो सकता है और भोजन के रूप में हो सकता है, ठीक है, और भी कई सारे टूल्स बनाने में हो सकता है। तो बेसिकली शाकाहार के प्रोत्साहन देने से क्या होता है कि जो जैव विविधता होती है उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। पादप विविधता पे हम कह सकते हैं कि इंपैक्ट पड़ता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर भी नहीं पड़ता है। तो शाकाहार का प्रोत्साहन देने से जैव विविधता को संकट नहीं होता है।
तो अगर फोर्थ नंबर ऑप्शन आप लोग काट देंगे तो तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आते हैं 229 नंबर क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं आपको 228 नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा। 228 नंबर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उनको आंसर जरूर बताइए। आते हैं हम लोग 229 नंबर क्वेश्चन। 229 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, यानी प्रवाल विरंजन को कौन सर्वाधिक उत्तरदायी है। ठीक है, प्रवाल विरंजन क्या होता है, तो अभी हम लोग इसको समझ लेते हैं। प्रवाल विरंजन को देखिए, प्रवाल विरंजन क्या है, तो हम लोग पहले इसको अगर शुरू से देखें, देखिए होता क्या कि जब टेम्परेचर, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश या तापमान हम लोग कहते हैं कि किसी भी परिवर्तन के कारण इनमें, ठीक है, जब तापमान में किसी परिवर्तन के कारण क्या होता है कि प्रवालों पर क्या होता है कि तनाव बढ़ जाता है। बेसिकली क्या है कि अगर टेम्परेचर में वृद्धि होती है, सीधे समझ जाएंगे, तो इससे क्या होता है कि जो प्रवाल है इनका तनाव बढ़ जाता है। प्रवालों का जो तनाव हम लोग कह सकते हैं बढ़ जाता है, क्योंकि एक खास पीरियड टेम्परेचर का पीरियड है जिसके बीच में सर्वाइव कर सकते हैं। अब जब तापमान में वृद्धि होगी तो इनके पे दबाव महसूस हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ऐसे में क्या होता है कि ये अपने ऊतकों में निवास करने वाले प्रवाल जो होता है कि अपने ऊतकों में निवास करने वाले, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं सहजीवी, अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल जिनका नाम है जुजेंथिले। ठीक है, जुजेंथिले या इसको जुजेंथिली भी बोलते हैं, तो आप लोग जुजेंथिले या जुजेंथिली देख लेंगे। तो होता क्या कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रवाल खुद पे क्या होते हैं तनाव महसूस करते हैं, और उसके बाद से क्या करते हैं कि जो इनकी सहजीवी शैवाल जुजेंथिली हैं उनको क्या करते हैं निष्कासित करेंगे। यानी जुजेंथिली क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ने पे निष्कासन करते हैं। हम लोग सीधा ऐसे समझ जाते हैं। प्रवाल क्या होता है कि जब टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो जुजेंथिली को क्या करेंगे निष्कासन करेंगे, यानी टेम्परेचर में जिस हिसाब से वृद्धि होगी जुजेंथिली का निष्कासन क्या करेंगे प्रवाल उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि जब प्रवाल जुजेंथिली का निष्कासन कर देते हैं तो प्रवाल के कलर में, प्रवाल के रंग में चेंजिंग आएगा, और प्रवाल कैसे हो जाते हैं देखने में सफ़ेद हो जाएंगे। प्रवाल देखने में कैसे हो जाएंगे सफ़ेद रंग के हो जाएंगे, और इनके इसी सफ़ेद रंग में परिवर्तित होने की घटना को, सफ़ेद रंग में परिवर्तित होने की घटना को हम लोग कहते हैं कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन। तो उम्मीद करते समझ आया। बेसिकली प्रवालों में क्या होता है टेम्परेचर वृद्धि के दौरान क्या होता है कि जुजेंथिली का ये निष्कासन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो कलर है उसमें चेंजिंग आती है। ठीक है, और वो कलर कैसा हो जाता है सफ़ेद हो जाता है। तो प्रवाल विरंजन आप लोग समझ लिए। अब बात आती है कि कौन कारक है, कौन सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रवाल विरंजन करवाने में। तो देखते हैं, अभी जस्ट मैंने बोला कि टेम्परेचर का बढ़ना मतलब क्या हो गया वैश्विक उष्मन। तो आंसर इसका मिल गया आप लोग को ऑप्शन नंबर डी। आइए 230 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, ठीक है, जो वनस्पतियां हैं अगर ये समाप्त हो जाए, ठीक है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां अगर समाप्त हो जाए तो इससे क्या होगा। ठीक है, इससे क्या होगा ध्यान देंगे। तो हमको पता है कि कह रहा है कि जब पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो इससे क्या होगा नहीं, किस गैस में कमी आएगी, किस गैस में कमी होगी। अब आपको सीधी सी बात है कि वनस्पतियां अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो वनस्पतियों के द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो वनस्पतियों के द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है, O2 छोड़ी जाती है। तो ऐसे में जब वनस्पतियां ऑक्सीजन का निष्कासन करती हैं तो जब वनस्पतियां ही नहीं रहेंगी तो ऑक्सीजन का निष्कासन कम होगा, अर्थात ऑक्सीजन गैस में क्या होगी कमी आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही है। आइए हम लोग देखते हैं आगे 231 नंबर क्वेश्चन। 231 नंबर क्वेश्चन एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर है कि अपक्षय किससे संबंधित है। ठीक है, अपक्षय का विचार किससे संबंधित है, यानी नीचे अपक्षय के बारे में लिखा हुआ है, आपको बताना है कि यही अपक्षय है। तो बेसिकली मैं आपको अपक्षय बता दूं तो अपक्षय क्या है, अपक्षय चट्टानों के टूट फूट की एक प्रक्रिया है। ठीक है, चट्टानों के टूट फूट की एक क्या है प्रक्रिया है। अब हम लोग समझते हैं, ऑप्शन देखेंगे, कह रहा कि पृथक हुए चट्टानों का संग्रह नहीं हुआ। ठीक है, मौसम का दैनिक परिवर्तन, तो मौसम में चेंजिंग से भी संबंधित नहीं है। यह एक ऐसी प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को क्या होती है सूक्ष्म कणों में विभक्त कर देती है, अर्थात चट्टानों को में टूट फूट होता है। अपक्षय बेसिकली क्या है, अपक्षय चट्टानों में टूट फूट की एक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें चट्टान क्या होते हैं टूट कर अपने स्थान पे बिखर जाते हैं। तो आप लोग समझ गए अपक्षय का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 232 नंबर क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मैं इस क्वेश्चन को पहले भी बता चुका हूं, तो सीधे आंसर बताता हूं। रियो में कुछ क्वेश्चन रिपीट कर गए हैं, तो जो क्वेश्चन रिपीट कर गए मैं क्या करूंगा इसको अभी
जीएस के और भी सीरीज आएंगे तो मैं इसकी भरपाई वहां पे करने की कोशिश करूंगा। 233 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 233 नंबर क्वेश्चन फैक्चुअली भले है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में इसके पहले मैं चर्चा कर चुका हूं, तो वहां नहीं चर्चा करते हैं। सीधा क्वेश्चन जो है इसके आंसर को देखेंगे, कह रहा जिनेवा, नैरोबी, काठमांडू या न्यू दिल्ली में। आपको बताना है कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में, नैरोबी में, काठमांडू में या न्यू दिल्ली में। तो हमको पता है दोस्तों इसका आंसर है नैरोबी में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोग अपने दोस्तों में इस प्रोग्राम को शेयर करिए। प्रोग्राम थोड़ा लेट चल रहा है, इसके लिए आपसे ढेर सारा सॉरी है, बट यार जल्द से हम लोग क्या करेंगे ना, अदर सब्जेक्ट भी लेके आएंगे। तो जैसे आप लोग की डिमांड थी कि अदर सब्जेक्ट भी लेके आ जाए, मैं अदर सब्जेक्ट भी लेके आऊँगा। और जैसे इस 300 क्वेश्चन का सीरीज पूरा होगा, इसके बाद से मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, साइंस या ज्योग्राफी में से अगला प्रोग्राम आने वाला है। साइंस या ज्योग्राफी में से साइंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी तैयार किए जा रहे हैं, तो उस प्रोग्राम में उम्मीद की जाएगी कि डिले ना हो। एक्चुअली इस प्रोग्राम के क्वेश्चंस को बनाने में टाइम लग रहा था, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं बीच में क्या है कि यूपीएससी हिंदी की आंसर राइटिंग बैच, कई सारी बैचेस थी और टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा था। तो आप लोग के ही कारण क्या है कि थोड़ा टाइम हम लोग को कम मिल रहा था, थोड़ा टाइम हम लोग को काम ज़्यादा करना पड़ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन तैयार करने में थोड़ा टाइम लगने लगे, यही रीज़न है कि तो एक गैप है बीच में, तबीयत खराब और इधर थोड़ा सा क्वेश्चन प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि नियर अबाउट 240 तक जा रहे हैं। अगले 1-2 लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इस इन्वायरमेंट इकोलॉजी को खत्म करेंगे और इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को धन्यवाद बोलेंगे, ठीक है। फिर आप लोग बताइए कि जियोग्राफी और साइंस में से किसका स्टार्ट किया जाए, ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बता भी सकते हैं। चलिए 234 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 234 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी के बारे में क्वेश्चन है। कह रहा है कि एनजीटी के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा सही है। कह रहा है कि यह भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था, एनजीटी के बारे में बोला है। आपको बताना है कि एनजीटी को भारत सरकार के द्वारा कब स्थापित किया गया था। अब इस क्वेश्चन को क्या है कि मैं कई बार बता चुका हूँ, एनजीटी के बारे में कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो सीधा बताइए 2008, 2009, 2010, 2011। तो हमको पता है दोस्तों कि एनजीटी क्या है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के थ्रू बना था, यानी 2010 में बना था। तो एनजीटी क्या है, एनजीटी 2010 में बना था। ये उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा और एनजीटी पे आपको कोई भी दुविधा जो है वो नहीं होगी। तो हम लोग आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक कौन है? अन्वेषक मतलब आविष्कारक, ठीक है, आविष्कारक कौन है? कह रहा है कि मसानोबु फुकुओका, ठीक है, नाम बहुत रंधावा टाइप का है, मतलब बहुत फाड़ू टाइप का नाम है। नेक्स्ट में रंधावा है भी, ठीक है। उसके बाद से स्वामीनाथन जी हैं, जिनके पे बहुत चर्चा है। जिसको नहीं पढ़ा होगा वो स्वामीनाथन मारेगा, क्योंकि कई सारे लोग स्वामीनाथन से बौखिलाए हुए हैं। नॉर्मन बोरलाव भी मार सकते हैं लोग, क्योंकि हरित क्रांति में इनका नाम बहुत सुनते हैं। लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक कृषि जो है उसका अन्वेषक कौन है, प्राकृतिक कृषि का। तो ध्यान देंगे दोस्तों, प्राकृतिक कृषि के जो अन्वेषक हैं वो एक जापानी थे, एक जापानी वैज्ञानिक है, जिनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, मसानोबु फुकुओका, मसानोबु फुकुओका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 236 नंबर क्वेश्चन। 236 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। 236 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वो कौन है? ये 100% लिख लीजिए, आपके यूपीपीसीएस में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। जुगाली करने वाली पशुओं से जिस प्रकार की ग्रीन हाउस गैस निकलती है वो कौन सी है, आपको बताना है वो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो 236 नंबर का आप लोग आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली होता क्या है, जुगाली करने का मतलब क्या है, देखेंगे जो पशुएं मुंह अपना डुलाती हैं उसी को जुगाली बोलते हैं वहाँ पे, और उनके मुंह से सफेद सा झाग निकलता है, तो उनको हम लोग बोलते हैं जुगाली, ठीक है। इसलिए जो जुगाली करती है तो उनका जो भोजन है उसका पाचन तीव्र गति से होता है, ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, जुगाली करती हैं। तो जब ये जुगाली करती हैं तो क्या होता है कि मीथेन गैस का निष्कर्षण होता है। सॉरी दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे जो मीथेन का अन्य सोर्स है, तो मीथेन के अन्य सोर्स में बायोगैस भी है, मीथेन के अन्य सोर्स में जीवाणु अपघटन भी है। तो अगर अन्य सोर्स में हम लोग मीथेन का देख लें, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दुविधा ना रहे। बायोगैस हो गया, और दूसरा हो गया आपका जीवाणु अपघटन, जीवाणु अपघटन। तो ये आपके दो अन्य इसके क्या हो गए, सोर्स हो गए। आगे हम लोग आएंगे 237 नंबर क्वेश्चन पे। 237 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में
पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? कौन? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन, नीचे डाटा दिया गया है, कौन सा पिछली शताब्दी यानी पिछले 100 साल में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है, यानी पिछले 100 साल में इतने टेम्परेचर में वृद्धि हो गई है जितना ऑप्शन में लिखा गया है। एबीसीडी में से आपको बताना 0.6, 0.7, 0.8 या 0.9। तो 0.8 डिग्री सेल्सियस का हम लोग कह सकते हैं कि यही उसका सही आंसर है। इतनी टेम्परेचर की वृद्धि दर्ज की गई है 0.8 पिछले एक शताब्दी में। ठीक है, ये यूपीपीसीएस के बैक ईयर का क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 238 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 238 नंबर क्वेश्चन है देखिए 238 नंबर क्वेश्चन है मोमेंटम ऑफ चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। क्वेश्चन क्या है? मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। ठीक है, नाम आप लोग देख लें, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। ये किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है, यानी ये किसकी पहल है, आपको बताना है किसकी पहल है। ऑप्शन कह रहा है जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल है उसकी है, यूएनईपी सचिवालय की है, यूएनएफसीसीसी सचिवालय की है, या विश्व मौसम जलवायु संगठन की है। विश्व मौसम जलवायु संगठन की है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, जो ये पहल है ये यूएनएफसीसीसी के सचिवालय की है, ये यूएनएफसीसीसी के सचिवालय की है। ठीक है, यूएनएफसीसीसी के सचिवालय की है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 239 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, जलवायु प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से, या आर्द्रभूमि संरक्षण से। ठीक है, आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका संबंध क्या है? जलवायु परिवर्तन से। क्यों जलवायु परिवर्तन से इसका संबंध है, इसको अभी नहीं समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चूंकि क्योटो प्रोटोकॉल पे ही डिपेंड है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको समझ लेते हैं। ठीक है, आइए हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, और ये मेंस में भी आप कार्बन क्रेडिट को लिख सकते हैं पॉइंट के थ्रू। ठीक है, यानी अगर आ जाए कि विश्व में, ठीक है, या वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए क्या किए जा रहे हैं, तो उसमें आप कार्बन क्रेडिट को डाल सकते हैं। ठीक है, यानी जब वैश्विक प्रयास पूछ दिया जाए तो आप कार्बन क्रेडिट को डाल सकते हैं। अब कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं आपको बताना है। देखिए मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपके लिए एक चार्ट तैयार किया हूँ। आइए इस चार्ट को देखते हैं। कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जलवायु परिवर्तन में जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसमें कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए, यानी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट की प्रणाली चालू की गई थी या लागू की गई थी। यानी कार्बन क्रेडिट की प्रणाली किस प्रोटोकॉल में लागू की गई थी? तो क्योटो प्रोटोकॉल में। और क्योटो प्रोटोकॉल इसमें क्या किया जा रहा है कि कार्बन उत्सर्जनों को कम करने का टारगेट है, यानी जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने का टारगेट है। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा इसके एक नंबर पहले जो क्वेश्चन था उसका आंसर। नेक्स्ट आगे आइए। कह रहा है कि इस प्रणाली के तहत, अर्थात कार्बन क्रेडिट के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों पर, यहाँ पे समझा दूं कि कार्बन क्रेडिट में क्या किया जाता है कि एक निर्धारित किया जाता है कि आप इतना ही कार्बन क्या कर सकते हैं कि उत्सर्जन कर सकते हैं। एक टारगेट रखा जाता है कि आप कोशिश करिए कि इतना ही टारगेट क्या करिए, कार्बन का क्या करिए, उत्सर्जन करिए। अब देखिए होता क्या है, अगर कोई देश या कोई कंपनी क्या करती है कि इस टारगेट से कम कार्बन क्रेडिट उत्सर्जन करती है, ठीक है, तो ये जितना गैप बच रहा है, ठीक है, तो ये क्या करती है, इतना जो इसका जो ये कार्बन बच रहा है, इसको साख के रूप में क्या किया जाएगा, जमा कर दिया जाएगा। इसको साख के रूप में जमा कर दिया जाएगा, यानी साख सृजन इसका कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये कंपनी या कोई देश क्या कर सकती है, इस कार्बन को ट्रेड कर सकती है, बेच सकती है, जिसको एक नियत दाम के हिसाब से खरीदा जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। तो मैं पहले बोल दिया कि कार्बन उत्सर्जन का क्या किया जाता है, इसमें निर्धारण किया जाता है। आगे कह रहा है कि किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जन में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर, यानी जितनी कटौती होगी, सपोज इतनी कटौती किया, इतनी कम उत्सर्जन किया, तो कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट क्या किया जाएगा, उसको प्रदान किया जाएगा। तो जो कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाएगा, यानी कार्बन साख का सृजन किया जाएगा। तो देखिए कार्बन साख का सृजन हो गया, और इसी को वो क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि क्रय विक्रय कर होता है, जिसको वो क्या कर सकता है कि वो क्रय विक्रय का मूल्य देखेंगे तो वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार होता है, और वो क्या कर सकता है कि इस मूल्य पे अपने उस साख सृजन को बेच सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको कार्बन क्रेडिट
और क्योटो प्रोटोकॉल समझ में आ जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन पे जाते हैं। ऑप्शन पे देखिए, कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल से के संयोजन को संपुष्ट की गई थी, तो बिल्कुल सही है। कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों द्वारा प्रदत्त की जाती है जो, देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस लिखा है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाकर कम करके उत्सर्जन के नीचे ला चुके हैं। ठीक है, तो मैंने पहले बोल दिया कि एक टारगेट डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और आप अगर उससे नीचे करते हैं तो साख सृजन होता है और उसी को आप क्या करते हैं, बेच सकते हैं। सी कह रहा है कि कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में हो रहे वृद्धि पर अंकुश लगाना। तो बिल्कुल सही है कि कार्बन क्रेडिट है ये क्या कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है आप उसको कम करिए। तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस ही है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही है। तो डी ही इसका सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कह रहा है कि समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, जबकि एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कार्बन क्रेडिट किया जाता है। तो चूंकि ऊपर का 3 सही है तो बचा अपने पास 1, और यही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। तो उम्मीद करेंगे आज का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपका आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे टेस्ट रिच प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हमको इस नंबर पर संपर्क करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।